खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर खालिस्तानी चिनगारी की। अमृतपाल समर्थक कर रहे हैं देश से गद्दारी और दूसरी बड़ी खबर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी। अब सरकार इसके लिए कानून लाने की तैयारी में है। तीसरी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी होगी और विश्लेषण करेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी जीतेगी और किसका मिशन कंप्लीट होगा। और अब आज के विश्लेषण और खबर की। देश के विरोधी ताकतें कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं वो हम आपको बताएंगे। विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थक विदेशी धरती से भारत के खिलाफ साजिश तो करते रहते हैं और इसकी जानकारी सरकार को है और आम जनमानस को भी इसकी जानकारी है, लेकिन अब सोशल मीडिया के जमाने में इसका इस्तेमाल भी भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ करने की नापाक कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश इस बार खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं। और कैसे अमृतपाल नाम के भगोड़े खालिस्तानी समर्थक को विदेश से सोशल मीडिया के जरिए समर्थन मिल रहा है, उसका भी खुलासा विदेशी अखबार ने किया है। आइए आपको बताते हैं कि ये नापाक कोशिश क्या है। खालिस्तानी समर्थक भारत की अखंडता को खंड खंड करने की लगातार तमाम कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन उन्हें भारतीयों की एकजुटता ने हर बार जोर का तमाचा जड़ा है। एक बार फिर से खालिस्तानी एक्टिव हुए हैं। अमृतपाल पर जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, खालिस्तानी भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए इस बार सोशल मीडिया को ढाल बनाया गया है और इस बात का खुलासा अमेरिका के चर्चित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। अखबार के अनुसार खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए ऑटोमेटेड ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक भारत में हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद भड़काऊ ट्वीट कर लोगों को हिंसा के लिए उकसा भी रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक पावर प्लांट, रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। नेटवर्क कॉन्टेगियन रिसर्च यानी NCRI के हवाले से एक बात सामने आई है कि चंद खालिस्तानी समर्थक एक साथ कंटेंट और वीडियो को कई ऑटोमेटेड अकाउंट के जरिए पब्लिश कर रहे हैं। इससे एक भ्रम फैलाने की कोशिश होती है कि इस मुद्दे पर कई खालिस्तानी समर्थक एक साथ बोल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये एक भ्रम है। हो सकता है कि ये सब ट्वीट किसी एक दो व्यक्तियों के जरिए ही किया जा रहा हो, यानी एक दो अकाउंट से ही किया जा रहा हो, या एक दो व्यक्ति कई सारे अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हों। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के लिए खालिस्तानी ट्विटर की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। ट्विटर के पास कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। इसी वजह से जिस कंटेंट या वीडियो से सुरक्षा को खतरा होता है उसे ट्विटर तुरंत हटाने में सक्षम नहीं है। इसी का फायदा खालिस्तानी समर्थक उठा रहे हैं। इसके अलावा खालिस्तानी समर्थक फर्जी अकाउंट को बंद होने से बचाने के लिए अलग अलग तरकीबें भी अपना रहे हैं, जिसके जरिए ये फर्जी अकाउंट पकड़ में नहीं आते हैं और बंद भी नहीं होते हैं। इसे और आसान भाषा में हम समझाते हैं। खालिस्तानी ऑटोमेटेड अकाउंट से उकसाने वाले और भारत विरोधी कंटेंट ट्रेंड कराने के लिए एक साथ पोस्ट कर रहे हैं। एक बार पोस्ट ट्रेंड हो जाने के बाद अकाउंट से उन ट्वीट्स को हटा लिया जाता है ताकि अकाउंट को निलंबन से यानी सस्पेंड होने से बचाया जा सके। इस तरह के अकाउंट बम की जगह डिवाइस और राजनेता के लिए पॉलिटिकल डेथ जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो उनके लोगों को समझ में आती है। ऑटोमेटेड अकाउंट को ही बॉट्स अकाउंट भी कहा जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा है कि पंजाब के किसानों में अलगाववाद की भावना भरने के लिए किसानों के सामान्य मुद्दे जैसे MSP, किसान आंदोलन और नौकरियों के अभाव के मुद्दे को जानबूझकर इसमें उछाला जाता है। वारिस पंजाब डे के स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल ने भी पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया था और लोगों से मिलकर उन्हें भड़काने की पुरजोर कोशिश की थी। रिसर्च के दौरान NCRI ने पाया कि जनवरी 2023 के बाद 359 फर्जी ट्विटर अकाउंट एक्टिव हैं और ये अवसर 20 से 50 अकाउंट्स ग्रुप में काम करते हैं। अगर किसी वीडियो को वायरल करना है
तो 20 से 50 ट्विटर अकाउंट्स के जरिए एक साथ ट्वीट किया जाता है। इसमें ज्यादातर खाते फर्जी होते हैं जो सिख फॉर जस्टिस के लोगों से जुड़े होते हैं। किसी कंटेंट को लगातार ट्वीट और रीट्वीट करते रहने से ये लगातार लोगों के सामने नोटिफिकेशन के रूप में आते रहते हैं और इन खातों से सार्वजनिक हस्तियों को टैग भी किया जाता है ताकि यह खबर उन तक पहुंचे और ताकि इन खातों की विश्वसनीयता पर कोई सवाल भी ना उठे, क्योंकि इसमें टैग जिन लोगों को किया गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एंटी इंडिया एजेंडा फैलाने वाले 20% खाते पाकिस्तान से चलाए जाते हैं। कुछ खातों से तो सीधे सीधे ये तक लिखा जाता है कि खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए। एनसीआरआई ने अपने रिसर्च में पाया है कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट की जा रही हैं उसमें हिंदू पूजा स्थलों को निशाना बनाने, आतंक फैलाने के लिए आंदोलन चलाने और भारतीय दूतावासों पर हमला करने जैसी बातें शामिल होती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में अमृतपाल के समर्थन में वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह ट्रेंड कराया गया। एक ही दिन में इस हैशटैग का इस्तेमाल कर फर्जी ट्विटर अकाउंट से हजारों ट्वीट्स किए गए। भारत और अमेरिका के सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुए थे इस मामले में। सोशल मीडिया पर भारत में हिंसा भड़काने का खेल अमृतपाल के उदय के साथ हुआ है। वारिस पंजाब दे के सरगना अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने जांच और कार्रवाई शुरू की है, उसकी तलाश जारी है। इसके बाद इन गतिविधियों में तेजी आ गई है। अमृतपाल के समर्थनों में एक साथ सैन फ्रांसिस्को, यूके, कनाडा समेत कुछ अन्य देशों से भारतीय दूतावासों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थी। धार्मिक स्थल और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भी निशाना बनाया गया था। अमेरिका में भारतीय अधिकारियों और पत्रकारों पर हमला भी किया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू की। खालिस्तानी समर्थक जिस अमृतपाल के समर्थन में भारत में हिंसा भड़काने की कोशिशों में लगे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये अमृतपाल है कौन और कैसे ये अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। ये अमृतपाल कौन है? अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर में हुआ। 1993 में यह पैदा लिया था। 19 साल की उम्र में यानी 2012 में काम करने के लिए पंजाब से वो दुबई गया था और करीब 10 साल तक वहीं रहा। वहां पर ये ट्रक ड्राइवर का काम करता था। किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू के साथ दिल्ली बॉर्डर पर आया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद ये वारिस पंजाब दे का प्रमुख बन गया और लोगों को भड़काने का काम करने लगा। एक विवाद में अमृतपाल के साथी लवप्रीत उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल से छुड़ाने के लिए अजनाला थाने का अमृतपाल ने घेराव किया। इसमें हिंसा की घटनाएं भी हुई। इससे पहले भी वो भारत विरोधी बातें छोटी छोटी सभाओं में पंजाब के गांवों में, कस्बों में जाकर करता रहा था। अमृतपाल के खिलाफ कई केस दर्ज हैं और पुलिस इसकी लगातार तलाश में है और दबिश भी दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बैसाखी के दिन अमृतपाल किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है, लेकिन इसके पहले भी कई बार उसके सरेंडर और गिरफ्तारी की बातें आई है सामने। फिलहाल उस पर कोई साफ संकेत नहीं आए हैं कि क्या वो कब सरेंडर होगा या उसकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन है, लेकिन पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां इस दिशा में बहुत प्रयासरत हैं। पुलिस से लगातार अमृतपाल बसता फिर रहा है और इसके खालिस्तानी समर्थक भारत में हिंसा के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर भी इस तरह की साजिश में शामिल रहती है, क्योंकि वो एक ट्रक ड्राइवर को खालिस्तानी समर्थक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुकी है और किरणदीप का रोल अमृतपाल को अमृतपाल के तौर पर यानी खालिस्तानी समर्थक बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उसने ही अमृतपाल को भाषण देने, युवाओं को भड़काने की ट्रेनिंग दी है। किरणदीप कौर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर के बाद भारत में तमाम एजेंसियां जो पहले से ही इस मामले पर काफी सतर्क थीं, उन्हें एक पुख्ता प्रमाण भी मिला है और जल्द से जल्द इस नेटवर्क पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां काबू कर लेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भारत की संप्रभुता से अब तक कोई खेलवाड़ नहीं कर पाया है और न ही उसे चैलेंज कोई कर सकता है। तो अमृतपाल के समर्थन में किस तरह आप देखें विदेशों से सोशल मीडिया को एक्टिव किया जा रहा है और एक ऐसे मूवमेंट को
हवा दी जा रही है जो भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ को लेकर है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह विदेशी शक्तियां भारत के विकसित होने से अपने आप को खतरा महसूस करती नजर आ रही हैं। यानी भारत जो इस वक्त तमाम ताकतों के बीच एक नई ताकत बनकर उभरा है, जाहिर सी बात है विदेशी शक्तियां वहां पर अपने आप को छोटा महसूस कर रही हैं और साजिश का रास्ता अपना रही हैं। खैर, भारत की सरकार और भारत का जनमानस उससे निपटने के लिए काफ़ी है और भारत की सेनाएं मुस्तैद रहती हैं। भारत की एजेंसियां इस दिशा में बहुत कार्यरत हैं और प्रयासरत रहती हैं। अब आपको उस दूसरी बड़ी खबर की ओर हम ले चलेंगे जो आपको अपने दिलो दिमाग पर हमेशा एक डर पैदा करती है। यानी जो आपका डेटा है वो डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, उस खबर पर हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे। आप हमेशा अपने महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि डाटा से छेड़छाड़ और आपकी व्यक्तिगत जानकारी का फायदा कहीं भी कोई भी उठा सकता है और खास तौर पर साइबर क्राइम के दौर में तो ये बहुत ही आसान काम है, जिसके लिए पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय तो रहती हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर हम सब का चिंतित होना लाजमी है। अब ये एक कानून के तहत कैसे सुरक्षित रहेगा, इसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि भारत सरकार पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत संजीदा है और पर्सनल डेटा सुरक्षित रखने के लिए जल्द ही संसद में एक कानून भी लाया जा रहा है, जिसके तहत आपका डाटा कैसे सुरक्षित रहेगा ये हमें पता चलेगा। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका में डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए और कहा गया कि व्हाट्सएप और फेसबुक एक दूसरे को फोन कॉल, मैसेज और फोटो जैसी तमाम जानकारियां शेयर कर रहे हैं, जो गोपनीयता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन विधेयक तैयार कर लिया है और इसे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। अब इस मामले की अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। हो सकता है कि इसके लिए नए जजों की बेंच बने, क्योंकि तब तक जस्टिस जोसेफ 16 जून को रिटायर हो जाएंगे। इसी वजह से 5 जजों की बेंच ने यह भी कहा है कि मामले को अब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने पेश किया जाए, ताकि नई बेंच का गठन हो सके, जो अधिकार चीफ जस्टिस का है। अब आपको बताते हैं कि डेटा शेयरिंग, जिसे लोग डेटा लीक भी समझते हैं, वो असल में एक कंपनी का दूसरी कंपनी को किसी व्यक्ति, समूह या फिर पूरे समुदाय जो उस कंपनी से जुड़े हैं, उनका डेटा किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसमें निजता खत्म हो जाती है। स्पष्ट है कि अगर आपका करार किसी संस्था के साथ है तो यह करार सिर्फ उसी संस्था के साथ है। अगर वो संस्था उस करार के बावजूद आपका डेटा किसी और संस्था को दे देती है तो यहां आपकी निजता का हनन होना लाजमी है और इसी को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसी के तहत व्हाट्सएप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप पॉलिसी को चुनौती दी है, जिसमें व्हाट्सएप की ओर से यूजर का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी यानी फेसबुक को शेयर किया जाता है। 1 फरवरी को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारतीयों के लिए बहुत ही निचले स्तर की प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है, इसलिए डेटा शेयरिंग को रोका जाना चाहिए। वहीं व्हाट्सएप की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूरोप में स्पेशल लॉ है और अगर भारत में भी ऐसा कानून बनता है तो व्हाट्सएप ऐप उसका पालन करेगी। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर जिस यूरोपीय कानून का हवाला दिया जा रहा है वो है क्या। यूरोपीय संघ ने उपभोक्ताओं की निजता को संरक्षण प्रदान करने के लिए नया सामान्य डेटा संरक्षण विनियम, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू किया है। नए नियमों के मामले को प्रोत्साहन 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक यूजर्स के डेटा चोरी होने के बाद मिला। इस उल्लंघन के कारण 87 मिलियन यूजर्स प्रभावित हुए थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह कानून फेसबुक की ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से फेसबुक डेटा एकत्र करने वाले घोटाले के चलते वैश्विक मानदंड बन गया और यही भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसके नए नियमों के कारण यूरोपीय लोग फिर से अपने डेटा पर नियंत्रण स्थापित कर पा रहे हैं। यूरोपीय संघ नए डेटा नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को 20 मिलियन यूरो
$24 मिलियन या वार्षिक वैश्विक कारोबार का 4% तक जुर्माना लगा सकती है। इस कानून द्वारा स्थापित मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उनके डेटा का उपयोग करने की अनुमति होगी। यह नया कानून उपभोक्ताओं के लिए जानने का अधिकार, राइट टू नो, की भी स्थापना करता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि कौन उनकी जानकारियों को संशोधित कर रहा है तथा इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा। लोग व्यावसायिक कारणों से अपने डेटा के प्रसंस्करण को अवरुद्ध यानी ब्लॉक करने में भी सक्षम होंगे और यहां तक कि भूलने का अधिकार यानी राइट टू फॉरगॉटन के तहत डेटा को हटा भी दिया जाएगा। जब तक बच्चे की सहमति आयु तक नहीं पहुंच जाते, यानी बच्चा आपका छोटा है, वो सहमति की आयु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उनके माता पिता बच्चों के लिए निर्णय लेंगे, जो 13 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए कहीं भी निर्धारित होगा। नए कानून के लिए आगे की क्या राह है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नए कानूनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होना भी एक बड़ा मुद्दा है, जबकि छोटे व्यवसायों ने इसके प्रति चिंता जताई है। बड़ी कंपनियां तो कह रही हैं, बड़े प्लेटफॉर्म तो कह रहे हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म, जो छोटे ऐप हैं, वो क्या करेंगे, ये एक सवाल यहां उभरता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि वो शुरुआत में बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनके व्यावसायिक मॉडल विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते हैं, जबकि छोटे फर्मों को इन नियमों को अपनाने के लिए अधिक समय प्रदान किया गया है। ये था यूरोपीय कानून। अब इसी को लेकर भारत सरकार भी एक तरह से आधार बना रही है और जो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है और जो संसद में मसौदा पेश होगा, उसमें यूरोपीय कानून की छाप जरूर आपको दिखेगी। 1 फरवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप ने जो हलफनामा सरकार को दिया था, उसकी पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसमें कहा गया था कि जो यूजर 2021 की पॉलिसी से सहमत नहीं है, उसके लिए ऐप पर फंक्शन कम नहीं किए जाएंगे, यानी ऐप वैसे ही बदस्तूर आप यूज कर सकते हैं। अब सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात कर रही है, तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह बिल आखिर इतना अहम क्यों है। डेटा प्रोटेक्शन बिल ये तय करेगा कि भारत में काम कर रही कंपनियां या संगठन आम लोगों का डेटा किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है, यानी उन पर अब बंदिशें कैसे लगेंगी। यह बिल पर्सनल डेटा के मामले में यूजर की डिजिटल प्राइवेसी को भी सुनिश्चित करेगा। इस तरह से यह बिल यूजर और उसका डेटा इस्तेमाल करने वाली संस्था के बीच आपसी भरोसे को मजबूत करेगा। डेटा प्राइवेसी या प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव सबसे पहले 2019 में आया था, लेकिन इसमें कई संशोधन के सुझाव दिए गए थे। 2019 में जब डेटा प्रोटेक्शन बिल आया तो ड्राफ्ट में कई ऐसी बातें थी जो लोगों ने उसमें संशोधन की मांग की। उसमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी बात की गई थी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से यूजर के पर्सनल डेटा के इस्तेमाल के नियम कायदे को तय करती है। देश में जो विधेयक आएगा, यानी संसद में जो पेश किया जाएगा, वो यूरोपीय जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन की तरह भी हो सकता है, जिसमें देश में मौजूद बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियम और कायदे होंगे। यानी पूरी तरह से तो यूरोपीय नियम के तहत नहीं, लेकिन भारतीय को किस तरह से फायदा उसमें पहुंचे और भारतीयों की जो निजता का अधिकार है, उसका खास ध्यान इस बिल में होगा। भारत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पर किसी भी दूसरे देश से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो 48 करोड़ 70 लाख लोग सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जो सालाना 16.6% की दर से बढ़ रहा है। यानी हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है, हर रोज व्हाट्सएप के यूजर बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के साथ एक ऐसी खबर भी आपको बहुत दिलचस्प लगेगी और आपके लिए रोचक भी है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब आधार के लिए घर से फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हो सकेगा। इसके लिए UIDAI और IIT बॉम्बे मिलकर लेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम बनाएंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI और IIT बॉम्बे ने ऐसा टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है, जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त कहीं से भी किया जा सकेगा। यानी ये सिस्टम बनने के बाद घर बैठे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। ये नई टेक्नोलॉजी एक ही बार में उंगलियों का निशान लेगी और प्रमाणित कर देगी। IT मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों संस्थाएं उंगलियों के निशान के लिए मोबाइल कैप्चर सिस्टम के साथ एकीकृत
लाइवेंस मॉडल बनाने के लिए रिसर्च करेंगे। नए सिस्टम से आधार ऑथेंटिकेशन और मजबूत और सरल और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें आपको डेटा प्रोटेक्शन के तहत कैसे आप अपना डेटा, अपनी निजता सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर एक बहुत अच्छा विश्लेषण करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि रोज रोज आपकी चुनौतियां और आपकी चिंताएं अपने डेटा को लेकर होती है कि हमारी डेटा कहीं किसी दूसरे कंपनी या दूसरे व्यक्ति के पास न चली जाए, क्योंकि ये निजता का हनन भी है। और इसी वजह से सरकार जो है वो बहुत संजीदा है और लोकसभा में इस बिल को लेकर आने वाली है। खैर, अब विश्लेषण राजनीति की, और वो भी कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर नाराजगी, पार्टी की तरफ से टिकट मिलना, पार्टी के खिलाफ बगावत, ये तमाम चीजें जो हैं वो हो रही हैं और इस पर हमारा आज का ये विश्लेषण है। कर्नाटक में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ठीक नाम के मुताबिक कर्नाटक में जबरदस्त राजनीतिक नाटक चल रहा है। सभी पार्टियों के बागियों ने पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी। जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है वो दूसरी पार्टी के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। सब बागियों से परेशान है। बीजेपी को भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी में जो असंतोष है उसे आने वाले दिन में मोदी और शाह की जोड़ी खत्म कर देगी, क्योंकि लड़ाई असल में मोदी और शाह की जोड़ी ही लड़ रही है, राज्यों के चुनाव हों या देश के चुनाव हैं। कर्नाटक में बीजेपी का सारा भरोसा पीएम मोदी की कप्तानी पर है और अमित शाह के नेतृत्व पर है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अमित शाह का कुशल नेतृत्व और जेपी नड्डा की कूटनीति इसमें काम आएगी। इसलिए बीजेपी को लगता है कि लोग उम्मीदवार के नाम पर नहीं, पीएम के नाम पर वोट देंगे। ये ना हो कि कहीं उम्मीदवार की छवि से पार्टी को नुकसान हो, इसलिए पार्टी ने अपने 40% से ज्यादा उम्मीदवार बदल दिए हैं। आपको बताते हैं कि अब तक बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 52 नए नाम हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में नई पीढ़ी को मौका दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट 9 डॉक्टर, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। 31 पोस्ट ग्रेजुएट और 8 महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बीजेपी के पोस्टर बॉय येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को शिकारीपुरा से टिकट दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शेगांव सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं गुजरात की तर्ज पर बड़े नेताओं के टिकट काटे गए हैं या उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का टिकट काट दिया गया है। आज जगदीश शेट्टार ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की, अपनी मन की बात कही और जगदीश शेट्टार ने यह कहा कि संभवतः उनकी जो बातें हैं उसको जल्द से जल्द संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी का भी टिकट काट दिया गया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि चिकमंगलूर को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट के आने के बाद कई नेता जिनके टिकट कटे उनमें काफी असंतोष है, लेकिन पार्टी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार पार्टी लोकल मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए बीजेपी ने जाति का गणित बाखूबी बिठाया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने ओबीसी कैटेगरी से 32 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं एससी से भी 30 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एसटी से 16 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो बीएस येदियुरप्पा की, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा न सिर्फ पोस्टर बॉय हैं, बल्कि ये जो लिस्ट आई है इसमें सबसे ज्यादा टिकट बीएस येदियुरप्पा के लोगों को मिली है, ऐसा उनके विरोधी भी कह रहे हैं। और बीजेपी को लग रहा है कि बीएस येदियुरप्पा भाजपा की नैया जो है उसको पार लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कर्नाटक में येदियुरप्पा की जमीनी पकड़ है। दरअसल कर्नाटक की सियासत 3 कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें आते हैं लिंगायत, वोकालिंगा और कुर्बा समुदाय। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के बड़े नेता हैं। लिंगायत कम्युनिटी की पॉपुलेशन करीब 17% है। कर्नाटक की 224 में से 90 और 100 सीटों पर यह असर डालती है। इस कम्युनिटी से जब बीएस येदियुरप्पा चुनाव लड़ते हैं और उनका एक योगदान रहता है तो कम्युनिटी का इससे जुड़ना लाजमी हो जाता है। 2013 में येदियुरप्पा बीजेपी से जब अलग हो गए थे तो बीजेपी को लिंगायत कम्युनिटी ने वोट नहीं किया था, और ये वजह मानी जा रही है कि येदियुरप्पा की जमीनी पकड़ लिंगायत समुदाय में कितनी है, जिस वजह से बीजेपी बुरी हालत में आई और हारी। येदियुरप्पा के आने के बाद लिंगायत फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं, यानी लिंगायत सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा के नाम पर वोट करते आ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक गणित से समझ आता है।
इसे बीजेपी सपोर्टर माना जाता है। इससे पहले लिंगायत कांग्रेस के साथ थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 500 से ज्यादा लिंगायत मठ हैं, जिसे लोग बहुत मानते हैं और येदियुरप्पा की इन मठों में अच्छी पकड़ है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस का भ्रष्टाचार, येदियुरप्पा की भाजपा में वापसी सबसे बड़ा मुद्दा था। येदियुरप्पा के आने के बाद बीजेपी ने 40 सीटों में से 104 का आंकड़ा छुआ था और येदियुरप्पा की ही ताकत थी कि बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराकर सत्ता में वापसी की। येदियुरप्पा के दम पर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। जितने भी उम्मीदवार जीते सब येदियुरप्पा के नाम पे जीते। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। भाजपा पीएम मोदी के नाम पर और उनकी मेहनत के साथ ही जीतना चुनाव चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा के कुशल प्रबंधन में भाजपा का चुनाव होता है और आपने देखा होगा तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का एक महत्वपूर्ण फैक्टर यही माना जाता है। लिंगायत समुदाय की तरह ही कर्नाटक में दो और कम्युनिटी का दबदबा है। आपको बताते हैं कि कर्नाटक की तीनों बड़ी कम्युनिटी के बारे में, जिनकी वजह से कर्नाटक चुनाव के नतीजे तय होते हैं और कर्नाटक में 100 सीटों पर लिंगायत समुदाय का असर है। सेंट्रल और कित्तूर कर्नाटक में लिंगायतों का सबसे ज्यादा दबदबा है। येदियुरप्पा सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से ही आते हैं। 2018 में 52 विधायक इसी समुदाय से चुनकर आए थे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 68 कैंडिडेट इसी समुदाय से उतारे थे और इस बार की टिकटों में जो अभी टिकटें अनाउंस हुई हैं उसमें 51 सीटें इसी समुदाय को दी गई है। 10 बार कर्नाटक के सीएम लिंगायत नेता रहे। इसके बाद बारी आती है वोकालिंगा समाज की। वोकालिंगा समुदाय की कर्नाटक में 12% आबादी है। लगभग 80 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। साउथ कर्नाटक में वोकालिंगा का वर्चस्व है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक के 6 सीएम वोकालिंगा समुदाय से हुए। लिंगायत और वोकालिंगा समाज के बाद जिसका सबसे बड़ा प्रभाव कर्नाटक की राजनीति पर पड़ा है वो है कुरबा समुदाय। कुरबा समुदाय की कर्नाटक में 8% आबादी है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया इसी समुदाय से आते हैं और कांग्रेस को इस वोट बैंक पर बहुत भरोसा है। लिंगायत के बाद सबसे ज्यादा असर रखने वाले वोकालिंगा समुदाय का प्रभाव कुमारस्वामी यानी जेडीएस के नेता जो हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पुत्र हैं, वो भी इसमें घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, यानी वहां भी अपना आधार बढ़ाते हैं और कम से कम इस वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां वोकालिंगा का कितना असर है। मांड्या, हासन, मैसूर, तुमकुर, कोलार, चिक्काबल्लापुर। यदि इन सीटों पर जेडीएस ज्यादा सीट निकाल लेती है तो कांग्रेस मजबूत हो जाती है और दोनों ही परिस्थितियों में घाटा बीजेपी को होगा। लेकिन अब आपको दूसरी तरफ यह भी बताते हैं कि कर्नाटक में सीटों का क्या गणित है। कित्तूर कर्नाटक कुल 44 सीटें, हैदराबाद कर्नाटक 40 सीटें, कोस्टल कर्नाटक 19, सेंट्रल कर्नाटक 27 सीटें, ओल्ड मैसूर 66 और बेंगलुरु अर्बन 28 सीटें हैं। कर्नाटक चुनाव में 51 आरक्षित सीटें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 15 अनुसूचित जाति एससी एसटी और 36 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जिस पार्टी ने सबसे अधिक आरक्षित सीटें जीती उसी ने कर्नाटक में हमेशा सरकार बनाई। ये एक तरीके की मान्यता भी हो गई है। कर्नाटक में 51 सीटों में से 15 अनुसूचित जाति और 36 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जेडीएस ने 2008, 2013, 2018 के चुनाव के रिजल्ट को देखें तो जेडीएस को खास आरक्षित सीटों पर जीत नहीं मिल पाई थी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी 3 सीटों के अंतर से कांटे की टक्कर पर थी। जितनी बार कांग्रेस ने सरकार बनाई, आरक्षित सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी के मुकाबले उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। इन 51 सीटों के बाद बारी आती है उन सीटों की जहां जीतने का मार्जिन 5000 से कम रहा था पिछले चुनाव में, मतलब नेक टू नेक फाइट वाली वो 5 सीटें जहां जीत का अंतर 1000 से भी कम था। रायचूर जिले की मस्की सीट 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार को महज 213 वोटों के अंतर से हटाया था। पावगढ़ सीट कांग्रेस के वेंकटरमणप्पा ने 409 वोटों से जेडीएस के उम्मीदवार को हराया था। हवेली जिले की हिरीकरू सीट कांग्रेस के बासम गौड़ा पाटिल ने भाजपा के उजनेश्वर बनकर को 555 वोटों के अंतर से हराया था। ये बड़े छोटे मार्जिन है। कुंडगोल सीट कांग्रेस के चन्नाबसप्पा ने बीजेपी के चिक्कन गौड़ा को 634 वोटों के अंतर से हराया था। गुलबर्गा की सीट अलंड विधानसभा की सीट भाजपा के गुट्टेदार सुभाष ने कांग्रेस के वीआर पाटिल से 697 वोटों से जीत हासिल की थी।
कर्नाटक चुनाव में इस बार जो बड़े मुद्दे हावी रह सकते हैं उनमें हो सकता है साल का सबसे बड़ा सुर्खी बटोरने वाला हिजाब मुद्दा। जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। यह मुद्दा देश भर में छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट में 23 जनवरी को इस पर 3 जजों की बेंच बनाने की बात भी कही गई थी। बीजेपी इस मुद्दे को भुना सकती है। इसके बाद अप्रैल 2022 में हिंदू संगठनों ने उगादी फेस्टिवल के दौरान हलाल मीट का बहिष्कार की मांग की थी। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को अकानमी जिहाद बताया था। इसके बाद कर्नाटक में करप्शन का मुद्दा अहम रहेगा। सीएम बसवराज बोमई पर 40% कमीशन के आरोप लगते रहे हैं और ये कांग्रेस इसको लेकर बहुत ज्यादा जोर शोर से चुनावी मैदान में जा भी रही है। राहुल गांधी ने भी रैली में उन पर यह आरोप लगाए थे। कांग्रेस 2022 में पीवाई सीएम यानी पे सीएम के खिलाफ कैंपेन चलाती आ रही है और ये पे सीएम उसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक बात है। और अब सबसे बड़ा करंट मुद्दा बन चुका है आरक्षण का, जिसे बीजेपी मास्टर स्ट्रोक मान रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया है और मुस्लिमों का 40% आरक्षण खत्म करके कर्नाटक के ओबीसी समाज में बांट दिया है। अब कर्नाटक के सियासत के बाद एक ऐसे सियासत जहां बड़ी उलटफेर की मुहिम चली हुई है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में चाचा भतीजा की जो जोड़ी है उस पर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। यानी आप समझ रहे होंगे शरद पवार और अजित पवार के। तो क्या है ये चीज, ये हम आपको विस्तृत तौर पर बताते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कहा जाने लगा है कि महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी। एक बात यह भी कही जा रही है कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार अब इस गठजोड़ के साथ छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं, इस पर राजनीति तो चली रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की काफी नजर है इस मामले में और हम इसी का विश्लेषण करेंगे। महाविकास अघाड़ी को लेकर इस समय तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासत के गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है। इन अटकलों को हवा देने का काम कोई और नहीं बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कुछ हालिया स्टेटमेंट हैं, जिनकी वजह से यह कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की टूट की राह पर है। इन अटकलों को भी इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि शरद पवार ने एक के बाद एक कई ऐसी बातें कही जो एमवीए घटक दल यानी महाविकास अघाड़ी घटक दल और कांग्रेस के बीच एक खाई पैदा करती है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की विचारधारा और पार्टी की लाइन से ये टिप्पणी बिल्कुल अलग है। शरद पवार की उन्हीं बातों के पीछे क्या है रहस्यात्मक तथ्य जो छिपा हुआ है, उसे हम आपके सामने पेश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी से इतर राय रखी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अडानी मामले में जेपीसी की जगह सुप्रीम कोर्ट कमेटी की निगरानी में जो जांच चल रही है उसे संतोषजनक बताया। पवार ने यह भी कहा कि इस मामले में जेपीसी की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद पवार उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है और उसके बाद पवार फिर पलट जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष जेपीसी की मांग करेगा तो हम उसके साथ हैं, यानी राजनीति में तुरंत बदलाव। सावरकर मुद्दे पर भी कांग्रेस का विरोध होता रहा है। उद्धव ठाकरे की गुट ने भी इसका विरोध किया और शरद पवार ने भी इसका विरोध किया क्योंकि महाराष्ट्र के लिए सावरकर प्रमुख हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीर सावरकर के विरोध में स्टेटमेंट दिया था। उस समय शरद पवार ने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सावरकर की ओर से किए गए बलिदानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने सावरकर को वैज्ञानिक सोच वाला इंसान बताते हुए उनकी तारीफ भी की थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस और एनसीपी में बहुत मतभेद नजर आए थे और उद्धव गुट शिवसेना भी अलग थलग रह रहा था। उद्धव गुट शिवसेना और एनसीपी दोनों ने सावरकर को भारत रत्न देने की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग भी कर डाली। हालांकि इस मामले पर राहुल गांधी अब कोई टिप्पणी नहीं करते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझाया भी गया है। ईवीएम पर भी अलग राय है। महाराष्ट्र में एमवीए के सहयोगी शिवसेना यूबीटी द्वारा कुछ दिन पहले ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया गया था और दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक इसी मामले पर हुई थी। वहां दूसरी तरफ पवार के भतीजे यानी अजित पवार ने इस मामले पर भी अलग रुख रखा है और कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। पवार साहब यानी चाचा ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ है, भतीजा ये कह रहा है कि छेड़छाड़ संभव नहीं है। तो आप राजनीति का मिजाज समझिए।
हालांकि बाद में अजित पवार ने स्पष्टीकरण भी दिया इस मामले पर। जैसे चाचा ने जेपीसी पर दिया था, वैसे ही भतीजे ने ईवीएम पर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। इस मुद्दे पर एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी फेविकॉल की तरह मजबूत जोड़ है जो टूटेगा नहीं। अब ये बयान और ये टिप्पणियां तो लगता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, यानी फेविकॉल का जो जोड़ है वो कहीं क्रैक ना कर जाए। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने खुद 15 दिन पहले ईवीएम को लेकर पार्टी की एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने चाहिए। ये पवार साहब की अपनी राय है, लेकिन अजित पवार ने उसके इतर अपनी राय दी थी। बाजार समिति चुनाव में एनसीपी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। महाराष्ट्र में एमपीएमसी यानी बाजार समिति के चुनाव में अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने लगभग 50% जगहों पर विरोधी दल बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इसकी वजह से यह भी चर्चा शुरू हो गई कि महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इस मुद्दे पर भी एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि जहां तक बाजार समिति का बात है तो ये बड़े ही निचले स्तर का चुनाव होता है, जिसमें पार्टी की कोई खास भूमिका नहीं होती है। इसलिए अगर कुछ सीटों पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया भी होगा तो इसका महाविकास अघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या है, वो तो एक दूसरे के करीब आ ही रहे हैं। नागालैंड में एनडीए को पवार ने दिया समर्थन और शरद पवार ने पिछले महीने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था, जो बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा है। उस समय एनसीपी ने कहा था कि उसने नागालैंड के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए रियो का समर्थन किया है। बता दें कि एनसीपी ने महाराष्ट्र में 2004 से 2014 तक कांग्रेस के साथ, फिर नवंबर 2019 से जून 2022 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अविभाजित के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर सरकार बनाई और सरकार चलाई भी, जिसमें कांग्रेस भी एक घटक दल था। और कुछ ही दिन पहले ये तीनों महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली करने की योजना भी बना रहे थे और कुछ दिन के बाद ये एक साथ जाएंगे भी उस रैली में। खैर, इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद इस महीने के अंत में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जानी है। उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शिरकत करेंगे और विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश होगी। साथ ही कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जल्द ही पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और अजित पवार ने इसकी झलकी विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद दिखाई भी थी, जब वो बीजेपी से मिल गए थे। अभी थोड़े दिन पहले अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शान में कसीदे भी पड़े थे और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अजित पवार का नाम जरदेश्वर शुगर फैक्ट्री घोटाला मामले की चार्जशीट में शायद इसी वजह से तो हटा नहीं दिया गया। इस मामले में की जांच ईडी कर रही थी। अदालत में ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसमें अजित पवार और उनके परिवार के लोगों के नाम नहीं है, जबकि यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सुर्खियों में था और भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी अजित पवार पर लगा रही थी। अजित पवार के बीजेपी जमे जाने के कयास की ये भी एक वजह बताई जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि अजित पवार और उनके परिवार का नाम ईडी की चार्जशीट में न होना यह बताता है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने जानबूझकर उन्हें परेशान किया था। यह साबित होता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है। खैर, अजित पवार के समय के साथ करवट लेना जानते हैं और पहले भी वो ये बात बता चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में वक्त किस तरफ करवट लेगा, अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से क्या अलग जाएंगे और क्या करवट लेंगे, ये राजनीति में बताई जाएगी, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनेता हमेशा संभावनाएं तलाशते रहते हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते तस्वीर की थी और ये सारे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो टिप्पणियां आ रही हैं उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है और रोज एक नए टिप्पणी के साथ राजनीति भी गरमाई जाती है। खैर, भारत में बांधों की क्या स्थिति है उस पर भी हम जरा चर्चा और विश्लेषण कर लें। भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन पुराने बांध और पुल अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। कई जगह ऐसी बांध तबाही ला सकते हैं जिसको देखते हुए देश में सेफ्टी ऑडिट की शुरुआत हुई है। देश भर में 100 साल की तय उम्र पार कर चुके एक दो नहीं बल्कि पूरे 234 बांध हैं
जो कभी भी कहर बरपा सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 63 बांध अकेले मध्य प्रदेश में है। संसद की स्थायी समिति ने इस ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद जल संसाधन मंत्रालय ने सेफ्टी ऑडिट शुरू कराया। इस ऑडिट में बांधों की सुरक्षा के बारे में पूरा ब्यौरा 3 महीने के अंदर तैयार करने को कहा गया है। संसदीय समिति ने इस बात पर हैरानी जताई कि उम्र पार कर चुके इन बांधों को हटाने और नदियों की सामान्य धाराओं को बहाल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। समिति ने सरकार से कहा कि उन बांधों को बंद करने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उम्र पार कर चुके बांध वह जो भीषण त्रासदी ला सकते हैं। यानी बांधों की भी एक समय सीमा होती है और उनका भी एक उम्र निर्धारित होता है, और आपको उसके बीच बांधों की या तो मरम्मत करनी पड़ती है या उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाने पड़ते हैं। बांध सुरक्षा प्राधिकरण के मुताबिक 1917 से 2007 तक 5 बड़े बांध टूट चुके हैं। सबसे भीषण त्रासदी 1979 में हुई थी, जब गुजरात के मोरबी का मुच्छू बांध टूटा था। बांध टूटने की घटनाओं में 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का तिघरा डैम इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है। ये 1917 में बना था और उसी साल टूट गया था। बता दें कि बांधों की सुरक्षा पर सवाल उठने के बाद केंद्र सरकार ने 2 साल पहले बांध सेफ्टी एक्ट पारित किया था। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की भी गठन किया गया था। हालांकि इसका बजट मात्र 12 करोड़ रुपए रखा गया। फिर भी अब तक इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इन बांधों का सब्र जब भी टूटेगा, चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। पुराने बांधों की बात करें तो 200 साल से 1300 साल के 14 पुराने बांध हैं। इतने पुराने इन बांधों के बारे में भी बताते हैं। कर्नाटक में थोन्नू टैंक नाम का बांध है, जो 1300 साल पुराना है। आप सोचें कितने वर्ष पुराना है ये बांध। आंध्र प्रदेश का कुंभम बांध 523 साल पुराना है। राजस्थान का स्वरूप सागर बांध, उसकी उम्र 463 साल है। राजस्थान का ही उदय सागर बांध 438 साल पुराना है। महाराष्ट्र का धामपुर बांध, उसकी उम्र 433 साल हो चुकी है। राजस्थान का राजसमंद बांध 347 साल का है। उत्तर प्रदेश के 3 बांध बरुआ, सागर, मगरपुर और पचवाड़ा लेक 329 के साल पुराने हैं। राजस्थान का जयसमंद बांध 293 साल का है। उड़ीसा का जगन्नाथ सागर बांध 242 साल पुराना है। महाराष्ट्र का कल्प विहिर बांध 223 साल पुराना है। महाराष्ट्र का ही मुंडाना बांध 223 साल पुराना है। वहीं महाराष्ट्र का ही रूसी बांध 223 साल पुराना है। देश में कुल 5334 बांध हैं, जिसमें 234 ने अपनी उम्र यानी 100 साल पूरे कर लिए हैं। ये बांध अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे खतरा तो मंडरा रहा है, क्योंकि उम्र पार कर चुके बांधों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी भी एक समय सीमा है। इतने साल में कई जगह से ये कमजोर हो गए हैं और कहीं कहीं फट गए हैं, जो चिंता का विषय है। तो ये थी आज की न्यूज़ इनसाइट। आपने देखा, हमने राजनीतिक गलियारों की खबरों से लेकर और कैसे आपका डेटा सुरक्षित रहे और साथ ही सोशल मीडिया का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है भारत के खिलाफ, वो भी आपको बताने की कोशिश की। और कितने बांध पुराने हो चुके हैं, उनकी मरम्मत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसका भी विश्लेषण किया। उम्मीद है आपको न्यूज़ इनसाइट का ये अंक पसंद आया होगा और फिर हम कल इसी के साथ आपसे मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।